Good morning to all of you. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good Morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. सभी को नमस्कार। कल कल हम लोगों ने जहाँ से खत्म किया था, कुछ दो तीन स्लाइड कुछ उसमें बची हुई है, तो उसको थोड़ा फिनिश कर लेते हैं। फिर हम लोग एक जो एक दूसरा एक नया है, एक पॉपुलेशन कंपोजिशन, ठीक है। तो हम उसके बारे में फिर बात करेंगे, लेकिन कल की बात को थोड़ा सा हम लोग बिल्कुल उसको जो हम लोग कल डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड नेशंस के बारे में बात कर रहे थे, और तो थोड़ा सा बात हम लोग उसके कर ले उनके बारे में। डिस्टर्बेंस कंटिन्यूअस कहीं से हो रहा है, जो भी है उसको प्लीज म्यूट करिए खुद को। सर ये पीपीटी ग्रुप में शेयर कर दिया करिए। तो ओके, क्लास के बाद में कर दूंगा इसको, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। तो कल हम लोग जहाँ से जो बात खत्म कर रहे थे कि जो एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का ग्रोथ का एक जो, तो हम लोग कल फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं और कौन कौन से वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं जो लो पॉपुलेशन ग्रोथ का डेवलप्ड कंट्रीज में, जो वहाँ पे डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स हैं, या आप कह सकते हैं शॉर्टेज ऑफ लेबर है, स्कूल्स जो बंद हो रहे हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजें, लिबरलाइजेशन ऑफ माइग्रेशन लॉज, ठीक है। और जो सोसाइटी जो बहुत एक कह सकते बहुआयामी प्लूरल वे में है, तो इसमें फिर क्या है कि जो ये सोसाइटी क्या है कि जो इसके बारे में कल चर्चा अच्छे से की थी कि दिस सोसाइटी आर करेक्टराइज बाई हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, हाई लेवल ऑफ फीमेल लिटरेसी, हाई जॉब अपॉर्चुनिटीज, और साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स रिलीजन अदर थिंग्स, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड नो पॉवर्टी। तो इनकी वजह से क्या है कि वहां पे जो भी जनसंख्या वितरण की स्थिति है, जनसंख्या वृद्धि की जिस सिचुएशन है, एक डिफर है, उसमें एक अंतर है। थोड़ा हम लोग बात कर लेंगे क्योंकि इसमें हम खत्म इसी साइड में हम खत्म करेंगे कल का जो लेक्चर था ये डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है कि रैपिड पॉपुलेशन विद इन द डेवलपिंग कंट्री देयर आर फोर पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ: एक्सप्लोसिव ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ, मॉडरेट ग्रोथ, और फिर स्लो ग्रोथ रेट वहां पे जो मिल रहा है। तो जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, जैसा हम लोग जानते हैं, नाइजीरिया है, युगांडा है, ये रैपिड ग्रोथ रेट ग्रोथ की बात अगर करें तो पाकिस्तान, मालदीव्स, नेपाल। मॉडरेट ग्रोथ में इंडिया, इजिप्ट, ये कुछ एक दो कुछ एग्जांपल है, इसमें और भी चीजें और भी कंट्रीज हैं, लेकिन बस एग्जांपल समझने के लिए। और जो स्लो ग्रोथ रेट जहाँ पे है, अर्जेंटीना है, चाइना है, जो भी उनके पॉपुलेशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज बनाई गई हैं। फिर नीचे क्या है कि ऑल्दो लार्ज साइज कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश, ब्राजील, ठीक है, क्या स्केल डाउन देयर ग्रोथ रेट बट दे हैव अ मैक्सिमम एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन। फिर यहाँ पे पॉपुलेशन पिरामिड इन डेवलपिंग कंट्रीज आज करेक्टराइज्ड बाय डेमोग्राफिक बल्ज बॉटम, ये हम अभी चर्चा करेंगे। जो पॉपुलेशन कंपोजिशन अभी इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। और डेवलपिंग कंट्रीज आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अशोक मित्रा का एक अकॉर्डिंग टू अशोक मित्रा, देयर आर द कंट्रीज, सॉरी, these are the countries whose real problem is increased fertile group of the population। कि जो मतलब क्या है कि जो फर्टाइल ग्रुप पॉपुलेशन, जो जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, जो बर्थ रेट जो बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी जो बढ़ रही है, और ये जो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, उनसे संबंधित क्या समस्याएं हो सकती है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि प्रॉपर एजुकेशन है, फूड है, हाउसिंग। इंक्रीज वर्कफोर्स वुड लीड टू द एन इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हम सभी अवेयर हैं, पढ़ते आ रहे हैं, इधर लगातार इस वीक हम लोग इसी बारे में चर्चा करते आ रहे हैं।
राइज इन डिपेंडेंट पॉपुलेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम। इसके बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी आप अपना प्रिपरेशन करेंगे। खैर अभी नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में हम बात करते हैं इसके बारे में। फूड एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, ठीक है, हम सभी अवेयर है फूड रिलेटेड प्रॉब्लम, न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें आ सकती है, आएंगी। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, रैपिड ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन एंड स्लम्स, ठीक है, बहुत हम सभी अवेयर जैसे कि जैसे स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी है, इसका विस्तार, इसका संख्या बढ़ रही है उसमें। और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी, तो निश्चित तौर पे क्या है कि जो हमारे जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, जो रिसोर्स जो अवेलेबल है, वो ओवर एक्सप्लॉयटेड होंगे। और उससे क्या फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेड होगा। ये सब सारी चीजें, ये प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती हैं। एक कार्टून टाइप का एक हमने लिया था इसमें कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ और रिसोर्सेज का एक क्वेश्चन आंसर के बेस पे है कि जो रिसोर्स बेस कम में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, और यहाँ पे जो हमारे जो और जो संसाधन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी है, उसका कैसे सिचुएशन है। क्वेश्चन आंसर के रूप मार्क्स में है ये फ्यूचर वे में है ये। और यहाँ पे फिर क्या है कि जो जो दिखा रहे हैं कि देयर विल बी द वर्ल्ड बिगेस्ट कंट्रीज बाय पॉपुलेशन, तो मतलब आ, आ, इस सिचुएशन में क्या होगी, उस समय क्या फिगर होगी, प्रेजेंट टाइम में क्या फिगर तो रही है, और जब आएगा 2100 में क्या क्या सिचुएशन क्या होने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने कल चर्चा भी की थी थोड़ी सी कि आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले वर्षों में 2055-60 के बाद ही हो सकता है कि ये हम लोग चाइना को क्रॉस कर जाए। तो ये जो बाढ़ है, आप जो देख रहे हैं, जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें इसमें आप देखिए कि इंडिया जो है यहाँ पे चाइना को क्रॉस कर रहा है। एक जो भी प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन दिखाया गया है, जो वृद्धि दिखाई गई है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट के अनुसार, कि जैसे देखिए युगांडा के क्या सिचुएशन, इथियोपिया, तंजानिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कंगो, यूएस, नाइजीरिया। तो कहने का सेंस है कि ये वृद्धि दर, ये जो रेट है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं पार्टिकुलर रीजन में, पार्टिकुलर कंट्रीज में, कैसे उसका एप्लीकेशन होता है, कैसे क्या कहते हैं जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। तो इसको हम अभी आज जो कल का हम पार्ट था उसको भी फिनिश कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जो शुरू करने जा रहे हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको हम महत्वपूर्ण पार्ट हम इसलिए कहने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण बात इसलिए हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि जब आपका जब वर्क होगा, जब आपका थीसिस वर्क होगा, जब आप रिसर्च करना शुरू करेंगे अपने एरिया के बारे में, अपने रीजन के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है, आप जो भी लेंगे, तो आपको बहुत ही आवश्यक है कि उसके कंपोजिशन के बारे में जानें। जब आप चैप्टराइजेशन करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में ही आता है कि आपका वो पार्टिकुलर रीजन का कल्चरल पर्सपेक्टिव क्या है, फिजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। एक तरह से बिल्कुल मतलब जो भी एक आप पीएचडी थीसिस जो भी तैयार करेंगे, चाहे आप जिस फील्ड में भी काम करें, एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करें, इन्वायरमेंट के फील्ड में काम करें, पॉपुलेशन के फील्ड में अगर वर्क कर रहे हैं, तो आपको, और स्वाभाविक भी चीज है कि हम उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बताते हैं कि हमारे उस रीजन में क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या सिचुएशन है। मीन्स अगर हम जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कानपुर ले रहे हैं, तो कानपुर की फिजियोग्राफी की सिचुएशन क्या है, रिलीफ फीचर्स, वेदर कंडीशन क्या है, रेनफॉल की सिचुएशन क्या है, फिजिकल पर्सपेक्टिव, जो फिजिकल पर्सनालिटी भी इसको कह सकते हैं, या वहां के रिवर्स वहां पर कोई है कि नहीं है, कैनाल्स है, तो ये फिजिकल हो गया। और अगर कल्चरल वे में बात करें, अगर हम कल्चरल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं, तो
उसमें ये सब सारी चीजें क्या इंक्लूड होगी, पॉपुलेशन कंपोजिशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जिनके बारे में आप उस अपने पार्टिकुलर एरिया के को लेकर चर्चा करेंगे। आप कोई भी थीसिस उठाइए, उसमें आप जिस भी, चाहे आप वाराणसी के बारे में काम करें, चाहे आप पटना के में काम करें, दिल्ली के लिए काम करें, तो उस रीजन का हमारा बिल्कुल बनता है कि एक चैप्टर होता है जनरली, हम रखते हैं ये, कि जिससे हमें उसे जानकारी मिल जाए कि उस रीजन में क्या क्या अवेलेबिलिटी है। तो अगर जनसंख्या के बारे में अगर लेते हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन कल्चरल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं, तो इसमें हम क्या शो करते हैं, जैसे एज सेक्स स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन पिरामिड, डिपेंडेंसी रेशियो, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन और एक चिल्ड्रेन डिपेंडेंसी रेशियो। सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आ जाइए तो इसमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, लिटरेसी। तो ये सारी चीजों का नॉलेज, सारी चीजों की जानकारी, सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आप अपने उस पार्टिकुलर रीजन में, उस पार्टिकुलर चैप्टर में आपको देना होता है, आप उसमें देंगे, बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये पार्ट हमने थोड़ा ऐड करना जरूरी समझा समझा कि ये थोड़ा सा आप इसको समझे जब भी आप डेटा कलेक्शन करेंगे अपने एरिया, आप जो भी एरिया अगर चूज करें, डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, तो इनके बेस पे, उन डेटा के बेस पे आप एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद आप बताएंगे कि आपके एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी के बहुत सारे टाइप्स, बहुत सारे क्लासिफिकेशन हमने बताए थे, तो आप उसके बेस पे उसका एनालिसिस करेंगे वहां पे जाके, ठीक है। वहां पे फिर कहेंगे, वहां पे कह सकते हैं कि जैसे एज सेक्स पिरामिड है ये, आप एज वाइज डेटा आपने कलेक्ट किया, सेक्स वाइज डेटा आपने कलेक्ट किया, तो ये क्या होता है, सूचना देने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, जानकारी जानकारी देने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। तो सॉरी, तो जैसे कि हम बात करते हैं ना उसमें, कि जो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन, किसी भी एरिया की पॉपुलेशन है, वो सिर्फ क्या है, एक नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन ही सिर्फ दिखाती है वो। लेकिन उस पार्टिकुलर रीजन में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनका प्रॉपर मेरिट, डिमेरिट, उनका नॉलेज, उनकी स्किल्स, और जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको वो प्रॉपर वे में नहीं बताती है। आप सिर्फ नंबर कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो एक ये पॉपुलेशन कंपोजिशन है, ये उनके मेरिट, डिमेरिट्स, उनके नॉलेज, स्किल्स और अन्य जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके बारे में ये चर्चा करता है, उनके बारे में ये बताता है, ठीक है। और अगर ये सब चीजें उसमें नहीं होंगी, तो ये उसके देश, मतलब वहां पे कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट या उसके लेवल का जो नॉलेज के बारे में यही सब नहीं बताता है। लेकिन जब सेंसस के टाइम में, जब जनगणना होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एज, सेक्स, एजुकेशन लेवल, ठीक है, और जो कह सकते हैं कि जो एक हाउसिंग लेवल पे, इकोनॉमिक कंडीशन के, डेटा प्रिपरेशन, डेटा का प्रिपरेशन होता है, डेटा की तैयारी होती है। और ये डेटा क्या होते हैं, ये डेटा ही पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या, एक खाका तैयार करते हैं, एक पैटर्न तैयार करते हैं। भाई अगर हमें पता ही नहीं है कि उस पार्टिकुलर रीजन में कितने एज ग्रुप के लोग रह रहे हैं वहां पे, उसमें महिला पुरुष की संख्या क्या है, वहां पे इकोनॉमिकली जो इनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, वो, वो हम उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करेंगे, किस वे में करेंगे, किस सेक्शन को ज्यादा मिल रहा है, किस सेक्शन को नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा, ये इसकी रूपरेखा, इसका पैटर्न कौन बताएगा, ये इसका पैटर्न कौन कैसे होगा, हम जब जनसंख्या पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, पॉपुलेशन कंपोजिशन की जानकारी रखेंगे, तो हमें इसकी अवेलेबिलिटी हो पाएगी या हो सकती है।
तो ये सब चीजें, सारी चीजें इसमें है, यहाँ पर इंक्लूड हो रही हैं। अब जैसे कि पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में बात हो रही, थोड़ा सा आपको अब तो समझ में आ गया होगा इसमें कि जो कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन जोग्राफर्स हैव ट्रेडिशनली बीन इंटरेस्टेड इन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, ये वेरीज ओवर स्पेस। जो भी स्पेस बेस हम हमेशा जो है स्पेशियल एनालिसिस या टेम्पोरल एनालिसिस की बात करते हैं जो के संबंध में, तो ये कंपोजिशन उसी के बारे में चर्चा करता है, उसी के बारे में बात करता बताता है ये। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इन विच डिस्ट्रीब्यूशन बाय एज एंड सेक्स होल्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। भाई आज हम सोसाइटी के बारे में बात करते हैं कि जो भी हम एक हमारे जो कह सकते हैं कि जो संसाधन है वो सोसाइटी के वीकेस्ट पर्सन तक पहुंचना चाहिए। जो सबसे जो नीडी है उस तक पहुंचना चाहिए। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा जो भी पॉलिसी बनेगी, जो भी नीतियां बनेंगी। तो पीपुल ऑफ एनी कंट्री आर डाइवर्स इन मेनी एस्पेक्ट्स। ठीक है, सबका एक अनुभव, एक जोन में यूनिक स्टाइल है वहां पे। और डिस्टिंग्विश जो लोगों का जो एक जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसमें होगा, एज, सेक्स और प्लेस ऑफ रेसिडेंस। वो रूरल बैकग्राउंड में है, अर्बन बैकग्राउंड में है, स्लम एरिया में कहाँ रह रहा है, उसके बेस पे। और ये एट्रीब्यूट्स किस में आएंगे, सम ऑफ और एट्रीब्यूट्स में क्या क्या सम्मिलित हो सकते हैं, ये जो हमने भी चर्चा की। ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्टिविटीज फिर वही ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरनरी। तो इसमें ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो इन सब के बेस पे कंपोजिशन का हम लोग एक परिकल्पना करते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं इसमें। अब यहाँ पे आ जाइए जो एज ग्रुप के बारे में बात होती है। ये बेटा ऑफिस, ऑफिस में वेट करिए, ऑफिस में नीचे 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 जहाँ पे क्लास चल रही है जाते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एज ग्रुप एंड देयर इंपॉर्टेंस, अगर हम एज ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, ये बहुत ही, ये भी महत्वपूर्ण सेक्शन है ये, जब भी इसके बारे में चर्चा। तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज, चिल्ड्रेन 0 to 14 मतलब लेस देन 15, वर्किंग पॉपुलेशन 15 to 59 years एंड 60 years एंड अबव, जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो हमारा एजिंग ग्रुप। इसको समझ लीजिए, हो सकता है बहुत सारी चीजें समझ में ना आए, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा। जब भी आप ध्यान रखिएगा, हमारे जब आप सेकेंड या थर्ड चैप्टर जब तैयार करेंगे तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, इसको इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को। अब क्या है कि जो वेरियस जो क्लासिफिकेशन है, जो एज ग्रुप के आधार चिल्ड्रेन में अगर हम देख रहे हैं तो उसमें हम क्लासिफाई क्यों करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि चिल्ड्रेन अंडर 15 years ऑफ एज रिप्रेजेंट रफली 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 26%। मोर डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है, जो 15 साल से कम जो बच्चे हैं उनको क्या है कि जो एक कह सकते हैं कि एक मतलब एक चौथाई भाग विश्व की जनसंख्या के पास जो डिपेंडेंट है, फुल्ली डिपेंडेंट है वो, चाहे वो जो बर्थ से लेके, चाहे उसकी आप एजुकेशन ले लीजिए, चाहे उसकी एक मॉनिटरिंग ले लीजिए, एवरीथिंग वो जो है डिपेंडेंट वे में है। और बेटे
सॉरी, कुछ स्टूडेंट्स बार बार आ जा रहे हैं, जो है वो कुछ क्वेरी उनकी है, इसलिए डिस्टर्बेंस थोड़ा हो रहा है। तो इस कैटेगरी, जो चिल्ड्रेन कैटेगरी, इसमें क्या है कि जो इन्फेंट्स हैं, चिल्ड्रेन हैं, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इंस्टीट्यूशंस में जो पीपल्स हैं, तो दिस एज ग्रुप के क्या है, कॉल्ड डिपेंडेंट पॉपुलेशन, बिकॉज दे आर नॉट इकोनॉमिकली एक्टिव एंड यूजुअली नॉट एम्प्लॉयड इन द लेबर मार्केट। सीधी सी बात है कि वो बिल्कुल एक्टिव भी नहीं है, या किसी भी ऐसा, क्योंकि वो एक कह सकते हैं बिल्कुल एक प्रिपरेशन लेवल होता है वो पॉपुलेशन का। सेकेंड आ जाइए वर्किंग पॉपुलेशन, जो जनसंख्या, जो जो पॉपुलेशन क्या है ये 15 to 59, जिसको हम कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, या अभी क्या है कि ये 15 to 64 भी ली जा रही है। तो ये क्या है, ये इकोनॉमिक एज ब्रैकेट दैट इन्वॉल्व इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज और एम्प्लॉयमेंट, एंड इट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन, जो आत्मनिर्भर है, चाहे जॉब में हो चाहे सर्विस में हो। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए एल्डरली पॉपुलेशन, जो एजेड पॉपुलेशन है। इसमें क्या है कि जो पॉपुलेशन 60+, बहुत बार आप देखे होंगे कि जो एल्डरली पॉपुलेशन या जो एजेड पॉपुलेशन, वो किसमें आ जाएगी, 65 भी कहीं कहीं लेते हैं, कहीं कहीं 60 लेते हैं। जैसे आप डेवलप्ड नेशन की बात करिएगा, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे 65 का जो काम जब हम कर रहे थे इसमें जो है, तो 65 वहां पे बहुत जगह मेंशन था। और अभी क्या, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में 60+। तो पॉपुलेशन 60+ रिफर्ड एज एल्डरली पॉपुलेशन, जो 60 या उससे ऊपर। ये क्या, कितना शेयर बता रहे हैं, एक सेकेंड। ओके, तो ये कितना शेयर बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अबाउट 12% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। बड़ी संख्या है ये भी। मतलब हम जो नीचे जो देख रहे थे, यहाँ पे जो चिल्ड्रेन में जो एक कह सकते हैं वो 26 हो गया ये, और यहाँ हो गए करीब 12। तो अब आप सोचिए कितना, मतलब एक जो एक डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है, जो एक जो जो वर्किंग पॉपुलेशन को जो निर्भर संख्या है, ये संख्या भी एक अच्छी खासी संख्या है ये। और ये क्या कह रहे हैं ये, कि एल्डरली पॉपुलेशन इज आल्सो क्लासिफाइड एज डिपेंडेंट पॉपुलेशन, एज मेनी ऑफ देम हैव रिटायर्ड फ्रॉम वर्क और डोंट वर्क, जो या तो जॉब से या सर्विस से रिटायर हो चुके हैं। ठीक है। और या तो वो भाई फिजिकली एक्टिव नहीं है, सख्त है। ठीक है, क्योंकि सभी तो सर्विस कर नहीं सकते हैं, सभी तो वो तो डिपेंडेंट। इसलिए तो कहते हैं कि बार बार आप जो बात करते हैं, जो करते हैं एल्डरली अब्यूज के बारे में बात करते हैं, चाइल्ड लेबर के बारे में बात करते हैं। जब आप इसके बारे में जब पढ़ेंगे डिटेल से, तो आप एक टर्म सुनेंगे, एल्डरली अब्यूज। एल्डरली अब्यूज ये नहीं, सिर्फ नहीं कि मतलब हम वर्बल वे में ही उनको कुछ बोले, फिजिकली अब्यूज भी है, सेक्सुअली अब्यूज भी है, मेंटली अब्यूज भी है, इकोनॉमिकली अब्यूज भी है। इकोनॉमिकली तो पूरी तरह बिल्कुल आप पे डिपेंड है वो। ठीक है, चाहे उनको चाहे दवा हो, चाहे उनका चश्मा टूट गया है, चश्मा बनवाना है। ठीक है, या कुछ उनका अगर खाने पीने की इच्छा है, तो उसको मतलब वो 10 बातें सुननी पड़ती हैं। बहुत बार आप देख रहे होंगे कि जो आप रोड साइड में या अपने आसपास में आ, कुछ ऐसे जो वर्क करते हैं जो बिल्कुल अशक्त होते हैं, रिक्शा चला रहे हैं, वो ऑटो चला रहे हैं, वो उनका जो शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन वो कर रहे हैं उस काम को। क्यों? क्योंकि वो उनकी जो है जरूरतें पूरी, कहते हैं ना कि जो है कि जब आप या आप रिटायर अगर हो जा रहे हैं, आप अगर पेंशन मिल रही है, तब तो आपको अच्छी तरह से मतलब केयर हो रहा है। नहीं है, आप फिर तो कहने का सेंस है ये कि एक बड़ी, ये आपको अध्ययन करना पड़ेगा ये। हम थोड़ा सा एल्डरली पॉपुलेशन में हम चीजें इसलिए बार बार बोलने लगते हैं, क्योंकि ये मेरा वर्क इसी पे है।
मैंने एजिंग पॉपुलेशन पे ही काम किया है, इसलिए जब भी इसका नाम सुनता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे लगता है कि मैं इसमें बहुत सारी चीजें मैं बताऊं इसमें सबको लेकर। ठीक है। यहाँ पे फिर आ जाइए एडोसलेंट पॉपुलेशन, जो एक जो जनसंख्या कौन सी है संख्या ये, जो 10 to 19 ईयर्स एज ग्रुप की जो संख्या है ये। और ये जो एज ग्रुप ऐसा नहीं कहीं से भी उठाया गया, ये बिल्कुल एक एक प्रॉपर चैनल से, बिल्कुल ऑथेंटिक जगह से सब चीजें टर्म यूज किए गए हैं ये। जो आप इसमें से पता नहीं कितने लोग जानते होंगे, आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, आई डोंट नो कितने मतलब कितने लोग इसके बारे में जानते हैं, इस इंस्टीट्यूट के बारे में, मुंबई में सिचुएटेड है ये। यस थोड़ा सर। नेट जानते हो आप? यस सर। हाँ, आप थोड़ा नेट खंगालिएगा उसको। ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैं वहां से मंगाया हूँ, कुछ उससे भी मतलब मैंने देखा है सब टर्म पूछ के, क्योंकि बिल्कुल पॉपुलेशन बेस्ड का ही काम वहां पे हो। मैक्सिमम मैक्सिमम का मतलब 90% से ऊपर का काम पॉपुलेशन से संबंधित सारी चीजें हैं वहां पे। सर मुंबई तो में है ये। हाँ हाँ, क्या बता रहे हो? मुंबई में ही है आईआईपी। हाँ हाँ हाँ, IIPS। अब आ जाए यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन, जो 15 to 24 एज ग्रुप की है। और ये भी एक बड़ी सा एक 16% का जो एक वर्ल्ड पॉपुलेशन का इनका जो शेयर है 16% का। एडोसलेंट 60.2%, एल्डरली 12.4%, और वो चिल्ड्रेन 26। उसको आगे करके देखे फिर पॉपुलेशन आपको पता चल जाएगी। अब यहाँ पे आ जाइए कि इंपॉर्टेंस ऑफ जो एज डिस्ट्रीब्यूशन का जो पॉपुलेशन है ये, आप इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे इसमें, किस फील्ड में? जो साइज ऑफ लेबर फोर्स है, प्रोडक्शन पैटर्न है, डिटरमाइंस ऑफ नेचर ऑफ मार्केट है, साइज ऑफ बर्थ एंड डेथ है, डिटर्मिनेशन, ये सब चीजें तो आप शेयरिंग अब बंद होगा क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है। मैं मोबाइल से कंटिन्यू करूंगा अभी, ठीक है? जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। अच्छा है, मोबाइल से भी तो शेयर होता है ना ये PPT मोबाइल से शेयर हो जाता है क्या ये? ये सर शेयर तो हो जाता है वैसे। यस सर। अच्छा, मैं ट्राई कर रहा हूँ, हमसे नहीं हो पा रहा है बार बार लैपटॉप, इसलिए मैं लैपटॉप चला रहा था, मोबाइल से मैं पढ़ा रहा था अभी मैं। तो अभी मैं किसी को भेजूं, कर देगा वो? चलो अभी मैं कंटिन्यू वैसे ही कर रहा हूँ, एक सेकंड, अभी PPT कट गई है अपना, एक सेकंड। हाँ वेट करिए बस एक सेकंड, स्लाइड में खोल लो अपना मोबाइल पे। चलिए अभी मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, और मैं आप में से कोई एक मुझे बाद में बता देना कि कैसे मोबाइल से कैसे शेयर करते हो, क्योंकि मुझे मैं बहुत ट्राई किया, हम कर नहीं पा रहे थे इसको। ठीक है। तो अब आप PPT आपको नहीं दिखेगी क्योंकि शेयर नहीं हो पा रहा है, मैं ऐसे ही पढ़ा, मोबाइल से पढ़ा रहा। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे थी कि जैसे बात हो रही थी, फिर एक आ जाइए एज स्ट्रक्चर। हमने एज स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी बातें कर ली। अब इसमें एक है पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, जैसा कि आप इसमें से बहुत लोग अवेयर होंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में। अब ठीक है। तो इसमें क्या है, जो जो एज स्ट्रक्चर, हाँ एज पॉपुलेशन पिरामिड, तो एज स्ट्रक्चर क्या है ये?
एज एंड सेक्स का जो स्ट्रक्चर है ये रिप्रेजेंट होता है किसमें, जो है ये, इसको एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं या पॉपुलेशन पिरामिड के भी नाम से इसको जानते हैं। अब एक इसमें डायग्राम था यहाँ पे, तो ये समस्या अब यही आ रही है क्योंकि हम स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे हैं कि जो पॉपुलेशन पिरामिड हमने खैर दिखाया था, इसमें जो एक हमने जापान का भी एग्जांपल इसमें लिया हुआ है कि वो एक 1950 और 2018 का कंपैरेटिव स्टडी हमने उसमें दिखाया था। और इंडिया का हमने जो है ये इंडिया का भी इसमें एक था, एक 1990 और 2018 का कंपैरेटिव स्टडी हमने दिखाया है कि जो मेल, एक कह सकते हैं कि जो मेल फीमेल का जो एक जो रेशियो था एक, उसके माध्यम से हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब जो हमने जो एग्जांपल जापान का जो दिया था कि एक जो लार्ज प्रोपोर्शन था एल्डरली पॉपुलेशन और एज सेक्स पिरामिड ऑफ इंडिया एंड जापान को प्रेजेंट किया गया था इसमें, और कि कैसे कैसे नीचे जो एक आप अगर ध्यान, आप अगर एक पिरामिड को अगर आप थोड़ा सा अपने आप दिमाग में लाइए, तो उस पिरामिड में जो एक तरफ मेल रहता है, एक तरफ फीमेल्स रहता है, ठीक है, जो एक जो बार वहां पे क्रिएट होता है, तो उसमें कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं, क्या क्या डिवीजन हुए हैं, उनके बारे में फिर बात की गई थी ये कि शेप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट्स फॉलिंग फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी ओवर टाइम, कि जो जन्म दर में या मृत्यु दर में जो वृद्धि हो रही है उसमें कैसे कैसे चेंज हुए हैं। या इंडिया का जो एज सेक्स पिरामिड है वो उसमें हमने दिखाने की क्या कोशिश की थी यहाँ पे कि जो इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। और ये एक हमने एक उसमें दिखाया है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का एक जो डायग्राम हमने शो किया था इसमें पिरामिड का, अभी आप सुन लीजिए, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा चीजें, बिल्कुल कोई वो बहुत कठिन नहीं है, इससे परेशान नहीं होंगे, क्लास के बाद में दे दूंगा इसे। तो ये जो जापान का जो एग्जाम्पल हमने दिया है, एक दूसरा एग्जाम्पल हमने इंडिया का दिया और एक हमने वर्ल्ड का दिया था एक। तो वर्ल्ड के कैसे जो ह्यूज नंबर ऑफ जो एक चिल्ड्रेन है और वर्किंग पॉपुलेशन, जैसे कि हम सभी जैसे हमने पढ़ाया भी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने जो बात की है, या कह सकते हैं कि ग्रोथ के बारे में हमने पिछले क्लास में बात की है, तो कैसे जो जैसे जापान है, कुछ जो जर्मनी कंट्रीज है, ये इसमें जो एजिंग पॉपुलेशन की जो बढ़ रही है उसके बारे में भी हमने यहाँ पे चर्चा की है। अब आ जाइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, डिपेंडेंसी रेशियो। बहुत लोग अवेयर होंगे, इसमें जानते भी होंगे। तो आप जब एक जो मैप तैयार करेंगे, जो एक डेटा तैयार करेंगे, कि डिपेंडेंसी रेशियो के बारे में भी बात आपको करनी पड़ेगी वहां पे, ठीक है। और इसको हम कैसे काउंट करते हैं पता है कि जैसे कि साइज ऑफ एनी टू ग्रुप्स कैन बी कंपेयर्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ रेशियो। और ये कैसे रेशियो कैसे करते हैं इसको हम, जो पॉपुलेशन 0 to 14 मीन्स चिल्ड्रेन, 15 साल से कम बच्चों की संख्या, और ये क्या है पॉपुलेशन 60 प्लस, हाँ 65 प्लस। तो जो चिल्ड्रेन जो मतलब जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है, चिल्ड्रेन पॉपुलेशन एंड एल्डरली पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन बाई जो वर्किंग पॉपुलेशन है 15 to 59, इससे डिवाइड करके 100 से इसको इंटू करते हैं, डिपेंडेंसी रेशियो का पता चलता है कितने लोग डिपेंडेंट है उस पार्टिकुलर रीजन में, आपके क्षेत्र में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना चाइल्ड का रेशियो है, इतना यंग पॉपुलेशन है, मीन्स सॉरी वर्किंग पॉपुलेशन है, और इतनी जो परसेंटेज है, इतने लोग जो है वो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो बुजुर्गों की जो संख्या है। ये यहाँ पे हमने दिखाया भी है कि ये आपको आसानी हो जाएगी कि पॉपुलेशन 0 to 14, पॉपुलेशन अंडर 15 ईयर्स, ये 60 प्लस, पॉपुलेशन एजेड अबव 60 या 65 ईयर्स, और यहाँ पे है 15 to 15 जो हमारा वर्किंग पॉपुलेशन है ये। इसमें आप थोड़ा सा और अगर डिटेल में जाना चाहते किसी को, जैसे काम करना है, बात करना है, तो
आप यंग डिपेंडेंसी रेशियो भी निकाल सकते हैं और ओल्ड डिपेंडेंसी रेशियो भी निकाल सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन जो 14 साल से कम है, वे बच्चे जो 14 साल से कम है, और जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनके रेशियो के बारे में अगर बात करते हैं तो वो यंग डिपेंडेंसी रेशियो आपको मिल जाएगा। ओल्ड डिपेंडेंसी रेशियो कैसे पता करेंगे आप? वही चीज, जो एल्डरली पॉपुलेशन है 60 प्लस पॉपुलेशन बाय वर्किंग पॉपुलेशन 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको वो वर्ल्ड डिपेंडेंसी रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने फिर वो एक दिखाया था, एक चार्ट के माध्यम से, बार के माध्यम से भी दिखाया है यहाँ पर कि एक एग्जाम्पल लेके पिरामिड का 1961 और 2011 के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। वो एक बार यहाँ पे एक यहाँ पे एक पिरामिड हमने दिखाया है इसमें कि कैसे रैपिड ग्रोथ कैसे हो रहे हैं या स्लो ग्रोथ किस तरह से हो रहे हैं, जीरो ग्रोथ, निगेटिव ग्रोथ। क्योंकि डायग्राम यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आप देख लीजिएगा बाद में। तो जो रैपिड ग्रोथ के जो कंट्रीज हैं, जैसे केनिया है, नाइजीरिया है, सऊदी अरेबिया में है ये। और यहाँ पे क्या है कि जो रैपिड ग्रोथ वाले जो कंट्रीज हैं, इसमें क्या है कि जो 0 to 14 का जो एज ग्रुप है, इनके नंबर्स, इनकी संख्या ज्यादा है। और ये जो पिरामिड जा रहा है, बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि जो अगर उल्टा आप उल्टा अगर वी लिखिए, उस तरह का शेप यहाँ पे दिख रहा है ये। और स्लो ग्रोथ जो यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इसमें अब क्या है कि ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब रैपिड ग्रोथ जो संख्या, जो कह सकते हैं कि जो चिल्ड्रेन लेवल की जो संख्या है इस साइड में रैपिड ग्रोथ में अधिक थी, वो वहां पर धीरे धीरे सेकंड पिरामिड में कम हुई है। और जीरो ग्रोथ एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल एक समानांतर चल रही है। जो चिल्ड्रेन की संख्या है, जो वर्किंग पॉपुलेशन की नंबर्स हैं, या एल्डरली पीपल्स, तो वो एल्डरली पीपल्स का ऊपर से थोड़ा सा शेप थोड़ा सा वहां पे डिफर है। और लास्ट है निगेटिव ग्रोथ। जब हमने पॉपुलेशन ट्रांजिशन के बारे में आपसे बात की होगी, पॉपुलेशन ट्रांजिशन के बारे में बताया था, तो हमने भी चर्चा की थी कि जो लास्ट स्टेज, जो हम लोग 3-4 स्टेज के बारे में बात करते हैं, 3-4 स्टेज की चर्चा करते हैं, उसमें फिर जो है ये किस तरह से जो वर्क काम करता है, किस तरह से चीजें होती हैं। तो जैसे हमने एग्जाम्पल क्या दिया था, जर्मनी का, हंगरी का, बुल्गारिया, तो उसमें क्या था कि जो एजेड पीपल की संख्या जो बढ़ रही थी। यहाँ पे एक डेटा हमने एक इंडिया लेवल पर का भी हमने दिखाया था कि उसको एक कर सकते हैं कि कोरोप्लेट मेथड से। फिर यहाँ पे आ जाए सेक्स कंपोजिशन। सभी लोग जानते हैं कि इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, सेक्स रेशियो के बारे में बात करते हैं। सेक्स रेशियो से क्या है कि जो है वो मेल फीमेल का जो भी एक रेशियो पता चलता है कि उस पार्टिकुलर रीजन में पुरुषों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कैसे क्या है, कि द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन द पॉपुलेशन। ठीक है, इसकी हमें जो जानकारी मिलती है कि जो जैसे डेवलप्ड नेशन है, जैसे अमेरिकन कंट्रीज है, उसमें क्या है कि जो दो तरह से ये सेक्स कंपोजिशन की बात करते हैं, या सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, तो मेल पॉपुलेशन बाय फीमेल पॉपुलेशन इन 2000। लेकिन जो डेवलपिंग नेशन से इंडिया में जो हम लोग जो इसके बारे में जो डिस्कस करते हैं, वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये सारे डेटा आपको देने होंगे, सारे डायग्राम, मैप्स आपको अपने एरिया के मैप को लेकर कलेक्ट करके आपको वहां पे रेशियो सब दिखाने पड़ेंगे। आपको शो करना होगा पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, ये सब सारी चीजें चर्चा करनी पड़ेगी, इसको समझ लीजिएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ एग्जांपल यहाँ पे है कि क्या मतलब फेवरेबल कंडीशन है या अनफेवरेबल कंडीशन है। फिर है, और यहाँ पे है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो सेक्स रेशियो है, जो जनसंख्या जो चल रहा है वहां पे, उसमें क्या है कि 100 जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड इज रिकॉर्डेड इन लातविया, where there are 85 males per 100 females.
और कतर में एक एग्जाम्पल हमने दिया है, ये कितना दिखाया यहाँ पे कि 311 मेल्स पर 1000 फीमेल्स। अब वही ना, थोड़ा सा ये डेटा और डायग्राम और मैप का थोड़ा सा वर्क था ये। अब उसको थोड़ा सा स्लाइड से आप देखते ना, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आता, लेकिन एनीवे चलिए। अब यहाँ पे है कि एक ट्रेंड हमने दिखाया था जेंडर रेशियो का ऑल इंडिया लेवल पे, कि जो एनएफएचएस जो डेटा थे, एनएफएचएस डेटा 5th, एनएफएचएस 4, दोनों का एक कंपैरेटिव स्टडी हुआ है। इसमें हमने दिखाया है यहाँ पे कि ऑल इंडिया लेवल पे क्या है, और उसमें कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स हैं यहाँ पे, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के बारे में चर्चा की है। तो थोड़ा सा बस अब देख लीजिए यहाँ पे जो ऑल इंडिया लेवल पे जो डेटा यहाँ पे है, जो जेंडर रेशियो है, जो कि 1020 था एनएफएचएस 5 के हिसाब से, और ये 4 के हिसाब से 991 है यहाँ पे, इसमें है ये। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हम लोग इसमें कोशिश करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन दिखाने का। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पहलू और आ रहा है, रूरल अर्बन कंपोजिशन। ठीक है, हम लोगों ने अभी एज स्ट्रक्चर, सेक्स स्ट्रक्चर, एज सेक्स स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में चर्चा कर ली। अब यहाँ पे देखिए रूरल अर्बन कंपोजिशन के क्या सिचुएशन है, ये वो डिवीजन किस तरह से हो रहे हैं। तो डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन टू रूरल एंड अर्बन इज बेस्ड ऑन द रेसिडेंस। ठीक है, हमने जो भी बताया पिछले वाले में भी कि जो रूरल अर्बन उनके जो निवास के आधार पे। और ये डिवीजन नेसेसरी क्यों है, क्योंकि जो रूरल और अर्बन लाइफ स्टाइल्स है वो डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर लिवलीहुड एंड सोशल कंडीशन। हम सभी अवेयर है इस चीज से कि वहां के निवास के हिसाब से, उनकी सामाजिक दशाओं के आधार पे उनका जो लाइफ स्टाइल है, जो रूरल एरिया के लोग रहने वाले हैं, जो अर्बन एरिया में जो रहने वाले हैं, वो डिफर करते हैं। वो एक डिफरेंस इसमें है। एक यहाँ पे फिर उसका एग्जांपल हमने कुछ और दिखाया यहाँ पे, जो रूरल और अर्बन डिफरेंस इन सेक्स रेशियो, वो कनाडा और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में है, जो अपोजिट है, जस्ट अपोजिट ऑफ दोज इन अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज लाइक जिम्बाब्वे एंड नेपाल। और दूसरा एग्जाम्पल था वेस्टर्न कंट्रीज में, जो मेल्स आउट नंबर फीमेल्स इन रूरल एरियाज एंड फीमेल्स आउट नंबर द मेल्स इन अर्बन एरियाज। कुछ जो पश्चिमी देश हैं, कुछ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये मतलब जो है क्या है कि मेल आउट नंबर फीमेल जो रूरल एरिया में है वो, और इन कंट्रीज लाइक नेपाल, पाकिस्तान केस इज रिवर्स। ठीक है, और एक्सेस ऑफ फीमेल्स इन अर्बन एरियाज लाइक यूएसए या कनाडा, यूरोप, इसमें क्या है कि जो अवेल द वास्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो हम रूरल और खैर ये तो हमने वर्ल्ड लेवल पे का एक एग्जांपल हमने ले लिया है। आप ऐसे नॉर्मली भी आप समझ लीजिए कि जब आप काम करेंगे अपने क्षेत्र के बारे में, तो जो एक कह सकते हैं ना कि जो ग्रामीण परिवेश में कितने लोग रह रहे हैं, नगरीय परिवेश में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, उस क्षेत्र के बारे में, कहीं किसी भी रीजन के बारे में, तो उसका आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि उनकी सिचुएशन क्या है, कितने नंबर्स हैं, उनकी कितनी परसेंटेज है। ठीक है, अब आ जाए लिटरेसी। एजुकेशन लेवल वहां का क्या है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज एन इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसा कि ये हम सभी जानते हैं ये कि वहां के साक्षरता के हिसाब से ही किसी क्षेत्र का, किसी देश का आप सामाजिक आर्थिक विकास के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है कि इंडिकेटर है ये, कितने लोग वहां पे पढ़े लिखे हैं, कितने लोग साक्षर है वहां पे। इसके आधार पे आप उस पार्टिकुलर रीजन के बारे में, कंट्री के बारे में आपको जानकारी हो सकती है, या आप उसके बारे में आपको पता चल जाएगा ये। इसमें क्या है कि जो क्या क्या जैसे इंडिकेटर्स आप ले सकते हैं जिसके बारे में पता लग सकता है, ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है वहां पे, सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल्स क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज किस तरह की है,
और गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है उनकी क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है। ये हमारे यहाँ जो सेंसस जो जनगणना करता है, हमारे यहाँ जो जनगणना होती है वो क्या होती है, 7 साल से ऊपर, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबाउट 7 ईयर्स ऑफ एज, जो क्या है, जो कि पढ़ सके लिख सके, और जो अबिलिटी क्या है, कुछ समझ के कुछ कैलकुलेशन उनकी उसमें होगी। आप जब सेंसस का अध्ययन किए होंगे, सेंसस का आपने एनालिसिस किया होगा, तो ये आपको उसमें जानते। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक और भी है कि इन्वेंशन ऑफ रिटन लैंग्वेज इन्वॉल्व्ड ए ग्रेजुअल डेवलपमेंट फ्रॉम द यूज ऑफ पिक्चर्स नोन एज पिक्टोग्राफी टू द यूज ऑफ एन अल्फाबेट, और डेवलपमेंट इज सेड टू हैव अकर्ड इन एंशिएंट सुमेर। एक जगह का नाम है ये, कि जहां पे जो पहले जब कोई चीज मतलब हम पढ़ने का जो इन्वेंशन, रिटेल लैंग्वेज का जब इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उस समय को हम किस में क्या रखेंगे, ये किस कैटेगरी में रखेंगे। तो नीचे आई यहाँ पे क्या बता, पीपल हु लिव्ड प्रियर टू दिस डेवलपमेंट हाउएवर कैन नॉट बी कॉल्ड इलिटरेट, उनको इलिटरेट हम नहीं कर सकते हैं। उसमें एक डिस्टिंक्शन बनाया गया था, उसमें एक डिवीजन बनाया गया था, प्रीलिटरेट, नॉन लिटरेट एंड इलिटरेट, 3 टर्म वहां पे यूज हुए थे। ठीक है, इसमें क्या है कि जो सोसाइटी दैट एग्जिस्टेड प्रियर टू द इन्वेंशन ऑफ रिटेन लैंग्वेज, उनको क्या है, नॉन इलिटरेट रेदर देन इलिटरेट हम कहेंगे। कि जब जो है कोई लिखी पढ़ा, कोई लिखा पढ़ी में कोई सामग्री नहीं थी, कोई ऐसी भाषा कोई नहीं थी, जब उसके आविष्कार के जब उसके पहले क्या था, वो नॉन इलिटरेट टर्म का यूज करेंगे। इवन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ रिटेन लैंग्वेज, जब उसका रिटेन लैंग्वेज का जब कॉन्सेप्ट आया, जब आए इन्वेंशन हुए, तो उसमें क्या है कि देयर आर सोसाइटीज दैट हैव नेवर एनकाउंटर्ड एनी रिटेन लैंग्वेज, पीपल आर सच रिफर्ड टू प्री लिटरेट, उनको हम प्री लिटरेट का नाम देंगे। अब यहां पे एक टर्म है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको इन सभी चीजों के बारे में आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब क्या है, व्यवसायिक संरचना उस प्रदेश, उस रीजन, किसी भी रीजन की, किसी भी पार्टिकुलर रीजन में, किसी भी क्षेत्र में कितने लोग किस ऑक्यूपेशन में इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से व्यवसाय में लगे हुए हैं, वहां पे एग्रीकल्चर का, वो कृषि का कार्य कर रहे हैं कि सर्विस क्लास में है, ठीक है, डेली वेज वर्कर है, ठीक है, मार्जिनल वर्कर्स हैं। तो ये हमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलने से हमें उस किसी भी क्षेत्र के, किसी भी प्रदेश के बारे में पता चल जाता है कि हाँ, जैसे हम अपने गांव के बारे में काम करें, अपने विलेज के बारे में अगर आप सर्वे ले रहे हैं, अपने विलेज, अपने कस्बे के अगर ले रहे हैं वहां पे, तो आपको एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना पड़ेगा कि हाँ, इतने लोग सर्विस क्लास में हैं, इतने लोग कह सकते हैं कि आप एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इतने लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इतने लोग नहीं काम कर रहे हैं। कुछ लोग मौसमी वर्क जैसे आते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ लेबर क्लास जैसे हैं कि उनको मतलब हमेशा काम नहीं मिलता है, वो ऐसे लोग भी हैं। कुछ लोग अपना जो है कह सकते हैं कि जो डेली बेसिस पे अपना करते हैं, डेली की जो उनकी कमाई होती है उसके बेस पे उनका एक जीवन निर्वाह होता है, उनका लाइफ चलता है। तो ऐसे लोग कितने लोगों की संख्या है, तो ये आपको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी जब आपको इसके माध्यम से आपको पता लगा सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या है कि वर्किंग पॉपुलेशन टेक्स प्लेस इन वेरियस ऑक्यूपेशंस रेंजिंग फ्रॉम, अभी हमने बात जो बताई है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल, ट्रांसपोर्ट, सर्विस, कम्युनिकेशन एंड अदर अनक्लासिफाइड। ठीक है, तो आपके क्षेत्र में अगर जो भी अवेलेबिलिटी हो, जो जिस क्लास के भी लोग रह रहे होंगे, उनके बारे में आपको जो भी जानकारी इकट्ठा करके, उनकी संख्या के बारे में पता करके, उनके परसेंटेज को एक जो भी उनका कैलकुलेशन करने के बाद आपको
उसके बारे में जानकारी मिलेगी कि हाँ हमारे गांव में अगर कि हमारे विलेज में जैसे मान लीजिए कि 600 लोग रह रहे हैं, 700 लोग रह रहे हैं, तो आपके यहाँ भी भाई ये भी हो सकता है कि कह सकते हैं ना कि कुटीर कुटीर उद्योग, जो कुटीर उद्योग भी आपके यहाँ होंगे, या कुछ ऐसे एक्टिविटीज में होंगे जैसे कि छोटे छोटे कुछ, जैसे माचिस बनाना, जैसे गांव आपका एरिया जो बहुत डेवलप नहीं है, तो आपको पता करना पड़ेगा वो, चाहे आप आपके गांव का जो भी निकलता है, जो भी एक कह सकते हैं कि एक खसरा खतुरी जो भी निकलता है, उसके हिसाब से या तो आप सर्वे कर लीजिए, लोगों से बात करिए। तो वैसे ही अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे काम करें, तो आपको सेंसस हेल्प कर देगा। आपको प्राइमरी सेंसस से डिस्ट्रिक्ट से आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आप किसी भी ईयर का, किसी भी साल का, आप हर जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप उसको उठा के देखिए आप कि हमने जितने भी पॉपुलेशन कंपोजिशन के जो भी सारी चीजें हमने आपको बताई हैं, वो उसका क्या डिवीजन उसमें दिया गया है, तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। जैसे आपके गांव का भी, जैसे आपके गांव के बारे में अगर जानकारी लेना है, उससे संबंधित चीजें भी कलेक्ट करिए। अपने यहाँ का जो भी आपका अगर आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो जो विलेज लेवल पे, जो ग्रास रूट लेवल पे जो लेखपाल वाला काम करते हैं, आप उनसे पता करिए। अपने तहसील में पता जानकारी, अपने तहसील में जाइए, वहां पे आप जानकारी ले सकते हैं। तो कहने का सेंस है ये, आपको अपने क्षेत्र का इकोपेस्टल स्ट्रक्चर के बारे में भी पता होना बहुत आवश्यक है। ये नीचे वही पर फिर है कि जो एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व हैं, और क्या है कि जो प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज्ड इन दीज फोर सेक्टर्स इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ द लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। ठीक है, अगर इस प्रोपोर्शन में लोग इन्वॉल्व हैं, इन कैटेगरीज में इन्वॉल्व है, तो कहीं भी किसी भी क्षेत्र का जो कह सकते हैं आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये अच्छा संकेत है। ये एक हमने थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया है यहाँ पर। हाँ, एक वर्ल्ड लेवल पे हमने दिया है कि वर्ल्ड है, मिडिल ईस्टर्न, नॉर्दर्न अफ्रीका है, सब सहारन अफ्रीका है, ये साउथ एशिया है। तो इसमें हमने कंपेरेटिव दिखाया, कंपेरेटिव स्टडी हमने दिखाया यहाँ पे कि एग्रीकल्चर में कितने लोग हैं, इंडस्ट्री में कितने लोग इंगेज हैं, सर्विस क्लास के कितने लोग यहाँ इसमें पाए जा रहे हैं, हाई इनकम ग्रुप, लो इनकम इनकम ग्रुप, मॉडरेट इनकम ग्रुप। तो कहने का सेंस है ये सारी चीजें हमने चूंकि एक डेटा के माध्यम से हमने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके जो भी एक पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में जब भी हम बात करेंगे, ये सब सारी चीजें आप अपने माइंड सेट में बिल्कुल आप एक सेट ऑफ माइंड आप तैयार करिएगा अपना। अभी से आप करिए कि अभी जो भी आपको काम करना है, जिस भी एरिया में, हो सकता है आपका टॉपिक जो भी मिले, लेकिन जो कर सकते हैं ना, जो बेसिक वर्क है वो इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे कोई भी हम अगर वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, एक भूमिका तैयार करते हैं ये कि हाँ ये जैसे आप यहाँ पे इतनी अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे ये चीजें की स्कार्सिटी है, तो इनके माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। एक और इसके बाद आपका एक टॉपिक हम इसलिए हमने टच नहीं कर रहे थे कि वो चला जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा आपका, जो फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन। तो इसलिए हमने इसको आज इंक्लूड किया, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत बार कंफ्यूजिंग भी होता है ये। तो हम आपको स्लाइड शेयर कर देंगे, दे देंगे इसको आपको, तो आपको इसके एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे चीजें यहाँ पे आप इसको शो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो इधर जो इस वीक में जो हम लोगों ने स्टडी किया है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है पॉपुलेशन ग्रोथ, उसके डिटरमिनेंट्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के बारे में हमने थोड़ी सी बात की, थोड़ा सा हम लोगों ने माल्थस के थ्योरी के भी बारे में बात की,
और उसके बाद आज हम लोगों ने पॉपुलेशन कंपोजिशन, जो जनसंख्या संगठन है, उसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं, क्या क्या एज ग्रुप, सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात की। तो आगे के जो भी क्लास होंगे, अगर मिलता है तो फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन का चैप्टर, क्योंकि ये भी बिल्कुल एक लंबा समय आपको इसके पढ़ाने के बताने के लिए चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम अपना अभी ये भी लेक्चर अभी समाप्त कर रहे हैं ये। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ अगर अगर कुछ बात करनी है तो आप बताइए। और काफी इंटरेस्टिंग है, जो भी लोग जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के फील्ड में जो लोग भी काम करना चाहते हैं, जो लोग भी बात करना चाहते हैं, तो इसमें आपको कर सकते हैं। बहुत सारे वेरिएशंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे, चाहे डेटा हो, चाहे आप कहीं से भी उसको इंक्लूड कर सकते हैं, आप ले सकते हैं डेटा की। आपको बस आपको कर सकते हैं, इसमें जो टेक्निक्स हैं, टूल्स टेक्निक्स हैं, कैसे उसका आप डेटा का आप किस तरह से आप एनालाइज कैसे करेंगे। आप महत्वपूर्ण काम इसमें ये है, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा। ठीक है, जैसे आपने जब भी आप करेंगे, वर्क करेंगे, तो प्राइमरी सर्वे करेंगे आप, तो प्राइमरी सर्वे को कैसे हम डेटा कैसे जनरेट करेंगे, हम ऐसे उसमें उससे संबंधित ऐसे कौन कौन से अपने क्वेश्चनियर्स में क्या क्या डालेंगे, क्या क्या सवाल पूछेंगे उन लोगों से। तो आपको इसकी जानकारी भी होनी बहुत आवश्यक है कि कैसे हम क्वेश्चनियर कैसे बनाएंगे। और जब हम ये सारी चीजें, जो पॉपुलेशन कंपोजिशन से संबंधित जो चीजें हैं, जो डेटा है जो हम तैयार कर रहे हैं, एज वाइज, सेक्स वाइज, ठीक है, रूरल अर्बन बैकग्राउंड वाइज, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वाइज, तो कहने का मतलब है कि सब कुछ आपको, आप कैसे उसका एक डेटा का कैसे टेबुलेशन करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे, और कौन कौन से मेथड उसमें अप्लाई करेंगे, क्या क्या स्टेटिस्टिकल मेथड आपको पता चलेगा। बहुत सारे मेथड से आपको सीखने पड़ेंगे, जानने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर सीरियसली अगर वर्क करना चाहते हैं पॉपुलेशन फील्ड में, तो काफी इंटरेस्टिंग वर्क है ये। अगर आपको अगर टेक्निक्स की जानकारी है, अगर फार्मूला की जानकारी आपको है, इसलिए आपको थोड़ा सा फेमिलियर बना, हमें पता था कि ये इसमें ऐसा नहीं कि सब कुछ सबको समझ में आ जाएगी, आप इसको बार बार ये चीजें आएंगी आपके सामने। तो आप जब चीजों को, जब आप फार्मूला को समझ लेंगे, टेक्निक्स को समझ लेंगे, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को आप समझ लेंगे, तो फिर जो है ये जो कहते हैं ना कि डेटा एक बर्डन है, ये एज ए बर्डन काम नहीं करेगा। और डेटा का प्रॉपर वे में एनालिसिस कर सकते हैं आप, उससे लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल अगर आप करना चाहते हैं पॉपुलेशन के फील्ड में, तो आप मोटिवेट होइए। आप कुछ नया करने की कोशिश करिए, कुछ भी ऐसा कोई बिल्कुल वही चीज नहीं कि बिल्कुल टॉपिक चला आ रहा है वही, सामाजिक आर्थिक दशाएं और वो उनका क्या सिचुएशन है, ये कुछ देखिए। क्या आप क्या एक न्यू जनरेट क्या कर सकते हैं, क्या नया टॉपिक आप क्या चूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा भी टॉपिक नहीं लेना है, जैसे कहते हैं रिसर्च में ऐसा भी कुछ मत लीजिए कि जो आपको परेशानी बाद में खड़ी करे। तो आप कोई ऐसा भी टॉपिक का सिलेक्शन करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट भी आए। भाई, हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, अगर हमें उसमें, अगर हम उस चीज का अगर एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो फिर बोरिंग होगा, फिर मजा नहीं आएगा उस काम को करने में। आप जो रिसर्च पेपर तैयार कर रहे हैं, आप थीसिस तैयार कर रहे हैं, तो उस चीज को एंजॉय, डेटा क्या है, डेटा मतलब डेटा एक गेम है, गेम खेल है एक तरह से ये। आपको मीडियन एज निकालना है, आपको जो है रिग्रेशन एनालिसिस करनी है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन करना है, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में बात करें, फैक्टर एनालिसिस निकालना है। तो इस चीजों को समझने के लिए आपको जानकारी होनी आवश्यक है। कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं खासकर पॉपुलेशन के फील्ड में, आप कैसे उनका, उन डेटा का, उस सर्वे का जो आप डेटा लेके आ रहे हैं अपने फील्ड एरिया से, उनको आप कैसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। भाई, आप तो ये तो है नहीं कि आप काउंट करके उंगली पे करेंगे ये करके फिर उसका आप कैलकुलेशन करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी इतना है, ये है, ये है। तो आपको उसको
एक कह सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर भी जानना बहुत जरूरी है। एसपीएसएस कितने लोग जानते हैं इसमें? नाम कोई सर सुना है इसमें? सर थोड़ा सा वर्क किया था सर वो, मतलब लेकिन कोरोना के चलते सर हो नहीं पाया वो, कोई बस बात मतलब नहीं, बेसिक कोरोना हम के लोगों बाद ने थोड़ा सा सिंप्लीफाई पढ़ा मिला था। है, लेकिन एसपीएसएस का थोड़ा बहुत अगर फेमिलियर अगर आप हैं तो उसको आप फिर से उसको आप सीखने की कोशिश करिए। उसमें क्या है, वो हो सकता है क्लास में उस पर एक ले लूंगा शायद, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जब कैलकुलेशन किया था, कैलकुलेशन आज तो है नहीं, वो 2006 की बात, 2007 की, 2006-7 की बात है। तो उसमें जो हम लोगों ने कैलकुलेशन जो किया था स्पेसिस पे आप, लेकिन सबसे पहले उसके लिए आप क्या काम करना होता है, अभी तो आपका एनीवे कोर्स चल रहा है, थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दे। आप जो क्वेश्चनेयर जो तैयार कर रहे हैं, जो प्रश्नावली आप बना रहे हैं, उन क्वेश्चंस को, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन जैसे है कि मेल, मतलब जैसे आप जाएंगे एक वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, आप या तो इंटरव्यू लेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनसे तो आप पूछें कि हाँ वो मेल है या फीमेल है, किस एज ग्रुप में है। या जैसे मान लीजिए कि वो कह सकते हैं, अगर अगर आप हम एजिंग की फिर बात करें तो आपका जो कह सकते हैं कि आप डेथ के प्रति आपका क्या रुख है। तो उन डेटा को फिर आपको स्पेसिस वाले जो भी सॉफ्टवेयर है वहां पे आपको उस कॉलम में फीड करना पड़ेगा उन सारे डेटा को, और फीडिंग में ही टाइम बस लगेगा, ये समझ लीजिए। अगर आप मान लीजिए कि 400 सैंपल्स आपने ले लिए, 600 सैंपल आपने ले लिए, तो आपको पार्टिकुलर यानी कि वन बाय वन आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ये आपके डेटा वो 600 डेटा फीड करने में आप जितना समय ले, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, और डेटा जनरेशन का काम जो होगा वो तुरंत होगा। फिर वो सॉफ्टवेयर रन करवाइए, आप तेरा सारा आपके सामने आ जाए कि हाँ कि जो है आपके जो भी एरिया आपका है, लखनऊ है, सीतापुर में, तो वो लखनऊ रीजन में अगर आप काम कर रहे हैं तो लखनऊ क्षेत्र में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, और आप उसमें जैसे आप करेंगे ना कि जैसे आप किस उम्र में है, तो कोई कहेगा कि हाँ चलो ठीक है हम 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 35 साल के हैं, 65 साल के हैं, 80 साल के हैं, सब कैटेगरी कर दीजिए वहां पे, ठीक है। और वो सब कैटेगरी वाइज आपको डेटा अवेलेबल करवा देगा कि जैसे है ना ये कि जैसे मान लीजिए हम चाइल्ड वर्किंग और एल्डरली ले रहे हैं, तो चाइल्ड एज ग्रुप में कितने लोग हैं, वर्किंग में कितने लोग हैं, और एजिंग ग्रुप में कितने लोग हैं। एजिंग ग्रुप में भी आप सब कैटेगरी कर दीजिए कि 60 से 70 में कितने लोग हैं, 70 से 80 में कितने लोग हैं, और 80 से 90 के ये इस एज ग्रुप में कितने लोग हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मतलब एक क्लिक पे निकल के आएगा, बस आपको डेटा बस फीड करना रहेगा। वो टेक्निक आपको बस समझनी पड़ेगी, वो जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने भी जब रिसर्च में एडमिशन लिया था तो हमने सीखे थे। मैं आईपीएस मुंबई ही गया था वो एसपीएसएस सीखने के लिए, वो कराते हैं कोर्स सब कराते हैं। खैर एनीवे आपको उतना जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके बहुत सारे कोर्सेज है, या कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, ठीक है। वो टाइम टू टाइम या जो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए प्रॉपरली अरेंज करते हैं आपको बताने के लिए, तो आप उसमें मिनिमल चार्जेस है वो 500-1000 आप पे करिए, आप उसको ऑनलाइन या चाहे वहां पे जाके आप उसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को बिल्कुल रखिएगा दिमाग में कि बिल्कुल ये कोई बहुत कोई हेक्टिक जॉब नहीं है, ये काम नहीं है कोई। हाँ, आप जैसे हम जब भी वर्क कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई भी काम बोरिंग क्यों होगा। हम इंटरेस्ट हम आप सोचेंगे कि अरे अभी तो हम बैठे हुए हैं, हम ये ट्राई करेंगे 6 महीने साल भर के बाद लाके हम एक बार फिर अपना टॉपिक उठा के देख रहे हैं। तो ये संभव है कि आप उन साल भर में आपने कुछ नहीं, आपने स्टडी किया है अपने एरिया के बारे में, अपने एरिया के प्रॉब्लम्स के बारे में, और आप कोशिश करेंगे एक दिन में आप उसको लर्न कर ले, आपको समझ में आ जाएगा चीजें, नहीं हो पाएंगी। फिर आप सो जाएंगे, फिर अरे बंद करो हटाओ, फिर आप उठेंगे, फिर उसको नेट इधर उधर करेंगे, तो फिर आप शॉर्टकट ढूंढने लगेंगे।
जैसे बहुत बार क्या होता है कि आप जब डेटा कलेक्ट जब आप करने जाते हैं अपने फील्ड में, जब आप डेटा कलेक्शन करते हैं तो उसमें एक समस्या ये भी आती है, आपने क्या किया, मैनिपुलेशन। हमने तो चलो नंबर दिखाने के लिए आप कितना कहा, अरे मैंने तो 500 हाउस होल्ड ले लिए, हमने तो 500 लोगों का सर्वे हमने कर लिया। अब आपने क्या किया, उन 500 में आप गए 25 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का सर्वे किए और उसके बाद लाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए डेटा में। अब आप हमको ये बताइए कि क्या वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे पाएगा? आप जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लेके, जो समस्या को लेके बात कर रहे हैं, जो रिसर्च सर्च एंड सर्च करने जा रहे हैं, तो उससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? आप 100 लोगों का काम लेके आए और उसको अप्लाई आप 500 लोगों पे कर दिए। अब हमको जरूरत हमें भोजन की है, आप हमको दिलवा रहे हो कंप्यूटर। फिर आप जो है वो आप करेंगे, जब पढ़ाई है जब आपकी होगी तो ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस में जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो उस क्वेश्चंस को आप वेरीफाई करने के लिए उस हाइपोथेसिस के पार्ट्स को, जो क्वेश्चन आपने एराइज किए हैं, उनको आप प्रूव करने के लिए आपको फिर आप एक गलत फिर प्रूफ देंगे, रॉन्ग प्रूफ फिर वहां पे प्रेजेंट करेंगे कि नहीं हमारे एरिया में तो यही बता रहा है, मेरा एरिया तो यही बता रहा है। ये समस्याएं आती है। इसलिए जब भी आप डेटा का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, डेटा आप इकट्ठा करिए, ईमानदार बनिए। करते हैं लोग, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी उस टाइम से गुजरे हैं ना, ये हम जानते हैं इस चीज को। तो आप क्या, आपके सिंपल सा है, आप जितने भी आप कलेक्शन करिए, 10 लोगों का, 20 लोगों का, आप क्वेश्चनेयर लेके आइए, उसको आप बैठ के फीड कर लीजिए। अब आप 600 कलेक्शन सोचने के पहले कलेक्ट कर ले सारा डेटा, फिर उसको आप वहां पे फीड करेंगे, तो फिर आप लगेगा अरे ये तो वही मेल लिख रहे हैं, 600 लोगों का मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, वही एज ग्रुप, अरे यार चलो उसको उठा के हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे बचने की कोशिश करिएगा। इससे क्या होगा कि आपको जो भी टॉपिक लेंगे, जो भी समस्या का जो सिलेक्शन करेंगे और जो ऑब्जेक्टिव लेके आप बात करेंगे, वो आपका फिर गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए आपका थ्योरेटिकल नॉलेज तो चल रहा है, सब्जेक्ट की आपकी पढ़ाई हो रही है, पॉपुलेशन हो, एग्रीकल्चर हो, एनवायरमेंट हो, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी है। बुक्स है, स्पेसिस के बुक्स भी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक आप अपना आप सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल वे में इसको लर्न करने की कोशिश नहीं करेंगे, चीजें नहीं फिर समझ में आएंगी। ठीक है, तो अभी बिल्कुल ये आप रिसर्च इंजॉय करने की चीज है ये, और डेली उसमें इनपुट डालिए। आप अगर डेली करेंगे, हर दूसरे चीज से कुछ काम करेंगे, तो आपको लगेगा अच्छा ठीक है हमारा ये चीज छूटा हुआ है, हमें ये पार्ट में कवर करना है। अगर हमने बनाया यहाँ पे कि चलो ठीक, इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट अबाउट द स्टडी एरिया, फिजिकल पर्सनालिटी, कल्चरल पर्सनालिटी। अब आप ध्यान देंगे कि चलो ठीक है, फिजिकल पर्सनालिटी हमारे एरिया में क्या है, थोड़ा पता करें फिजियोग्राफी की क्या सिचुएशन है हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में कोई नदी बह रही है कि नहीं बह रही है, कोई नहर है कि नहीं है, ये रेनफॉल, चलो रेनफॉल का डेटा इकट्ठा करके ले आए, टेम्परेचर का डेटा कलेक्ट करके लेके आए। तो आप उसमें डे बाय डे करेंगे, तभी फिर वो कुछ कर पाएंगे। तब जो आपका जो रिसर्च वर्क चल रहा है, इसके बाद आप पास होंगे, रिसर्च करेंगे, आप उसको एंजॉय करेंगे। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी तो क्वेश्चन इराज करेंगे, तभी तो सवाल पूछेंगे। जब हम पढ़ेंगे तो सवाल कैसे पूछेंगे? तो हम जितना स्टडी करेंगे अपने एरिया के बारे में, अपने रीजन के बारे में, अपनी समस्या, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप जो भी जिस टॉपिक पे भी काम करना चाहते हैं, जो भी एरिया आप लेना चाहते हैं, थोड़ा उसको जो है देखना शुरू करिए, लोगों से बात करिए, बुक्स देखिए, जर्नल्स देखिए, नेट खंगालिए कि आपके, अगर आप जो टॉपिक, जो एरिया का सिलेक्शन करने जा रहे हैं, या आपने माइंडसेट बनाया हुआ है कि हम जिस इस फील्ड में काम करेंगे, तो उसको आप थोड़ा सर्च करें, रिसर्च करेंगे, तो आपको चीजें फिर समस्या फिर बाद में नहीं आएगी टॉपिक सिलेक्शन में,
कि सर टॉपिक सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, अभी से माइंडसेट बनाइए, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन की आपकी पढ़ाई तो हो ही रही, आप पढ़ ही रहे हो सारी चीजें, उसमें जो है मोहन तीन की थ्योरी पढ़ रहे हो, इंडस्ट्रियल इक्वेशन भी आप पढ़ रहे हो, पॉपुलेशन ग्रोथ की थ्योरी, सब कुछ आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आपका जो उसका भी एप्लीकेशन आपको करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें अप्लाई आप करेंगे, जो काम हो चुके हैं और आप जो काम करने जा रहे हैं वो तो कंपैरेटिव स्टडी तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको एक अपने थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए कि हम जो रीजन लेने जा रहे हैं, जो एरिया लेने जा रहे हैं, उसमें हम किस फील्ड में काम कर सकते हैं, किस तरह से वर्क करेंगे। और सॉफ्टवेयर तो जरूर जानिए, सॉफ्टवेयर ये नहीं कि कोई वो शॉर्टकट नहीं है ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप मैप्स जैसे बनाना है, जैसे हम मैंने जो मैप बनाया, हम नहीं जानते थे उस समय, 2006 में रिसर्च जब ज्वाइन किया तो उसमें मैं नहीं पता था कि मैं मैप्स कैसे बनाएंगे। और यू कांट बिलीव, आप लोग विश्वास नहीं, इस चीज को हम सारे मैप्स हम लोगों ने पेंट पे और फोटोशॉप पे सीख सीख के बना, खुद से सीखा। आज से 16 साल पहले की बात है, और मैप्स इतने बुरे भी नहीं है, दिखाऊंगा मैं कभी। तो ये आपको, ये आप जब स्टडी करेंगे, जब समस्या आएंगे तभी, जैसे ये नहीं कि आप नेट पे गए, अच्छा ठीक है वो आप मैप उठा के ले आए, उसको आप वहां पे करके, वो हम लोगों ने खुद ड्रॉ किया है, कोरो प्लेस लेके हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा उसमें। ये डेटा फीड में दिक्कत आ रही है, यहाँ पे कौन से मेथड हम अप्लाई करें, किस तरह से करें। और सबसे बड़ी चीज है कि हम ऐसी कोई भी बात नहीं करते हैं, हम वो कोई भी चर्चा डिस्कशन तभी करते हैं कि जो एप्लीकेशन पहले खुद पे करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्या समस्याएं आ सकती है यहाँ पे, जो प्रॉब्लम हमने फेस किया है, हम चाहते हैं वो डिस्कशन हम यहाँ पे बिल्कुल जो हमारा ये कह सकते हैं ना, वो एक जो एक एक्सपीरियंस वाला, वो हमने एक्सपीरियंस जो महसूस की, जो हमने किया, वो हम यहाँ पे चाहते हैं कि आप लोगों से शेयर करें, वो समस्याएं जो आ रही थी। जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, जैसे टॉपिक सिलेक्शन की ही बात बता रहा हूँ। ये चर्चा मैं आपसे कर भी चुका था, शायद मुझे याद नहीं, लेकिन फिर भी रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये बात चल रही है। अब हमारे साथ में एक लोग थे, उन्होंने टॉपिक क्या सिलेक्शन किया था, कंट्रासेप्टिव यूज का, हमने चर्चा की थी आपसे। आप काम करिए, लेकिन आप जैसे ये ऐसा टॉपिक है कि आप और खास कर उन्होंने क्या लिया, तो रूरल एरिया के बारे में बात की थी। शहरों में आदमी से बात करता है कंट्रासेप्टिव यूज के बारे में, किस तरह से कौन सा यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं फैमिली। तो आप कैसे सोचते कि जो एक रूरल बैकग्राउंड की जो लोग हैं, जो एक यहाँ तक मतलब यहाँ तक घूंघट ऐसे, वो कैसे आपको बताएंगे, बात करेंगे। ऊपर से मेल कैंडिडेट, कोई फीमेल अगर वर्क करे तो ठीक बात समझ में भी आए, तो उन्हें बहुत समस्या है, बहुत दिक्कत उसमें आई। तो आप अपने टॉपिक का सिलेक्शन करिए, अपना प्रो कॉन्स सब देख लीजिए आप। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने टॉपिक ले लिया, सिलेक्शन कर लिया, और जब हम कुछ महीने 2 महीने 4 महीने साल भर आगे बढ़े, अरे इसमें तो बहुत दिक्कत आ रही है, समस्याएं आ रही, ये छोड़ के थोड़ा सा अब हम दूसरा टॉपिक के बारे में सोचिए, तो वो बहुत मुश्किल काम फिर हो जाएगा। इसलिए उसमें इंटरेस्ट देखिए, या आप रूरल लैंड यूज में काम करना चाह रहे हैं, अर्बन लैंड यूज फील्ड में काम करना चाहते हैं, पॉपुलेशन के फील्ड में काम करना चाहते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बाद काम करना चाहते हैं, जो वाटर पॉल्यूशन लेवल है वो काम करना चाहते हैं, जो मोर्फोलॉजी के फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो आप पहले इस चीज को आप तैयारी शुरू कर दीजिए, आपका प्रिपरेशन शुरू, और समय बीतते टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर मौका आएगा, अभी नेक्स्ट क्लास में जब भी मौका आता है तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे बाकी चीजों के बारे में, और हम जो भी हमारे एक्सपीरियंस है, जो भी कर सकते हैं हमारे, जो भी उन चीजों को मैं शेयर करूंगा, फिर कैसे हमने तैयार की थी, कैसे बनाई थी चीजों को, उसको हम प्रैक्टिकली बताएंगे इसमें आके, ठीक है। तो हम लोग फिर मुलाकात हो, नवंबर में साल मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि इसमें लेक्चर सबके फिर हो सकता मे भी दिसंबर, या तो नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में फिर हम आएंगे, तो जो भी डिस्कशन होगा हम शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सर। चलिए सभी को धन्यवाद, फिर मुलाकात होती है सबसे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
थैंक यू थैंक सर। यू, सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।